हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी बात एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जेकेपीएससी लेक्चरर एजुकेशन टेस्ट सीरीज 4 को कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली आज हम फोर्थ सीरीज पर आ गए हैं। इससे पहले 3 सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें आपको जो फर्स्ट 2 सीरीज थी उसमें बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे। जिनको भी अपना बेस क्लियर करना है वो उन सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी थर्ड सीरीज से हमने एज पर द यूजीसी एंड एज पर द जेकेपीएससी हमने उस लेवल को बढ़ा दिया है। सो आज हम करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर योर प्रिपरेशन। तो फॉलो करिए इस सीरीज को और अपने ड्रीम जॉब लेने के लिए अपना सपना पूरा करिए। ओके, तो ये यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन, जेकेपीएससी एजुकेशन और अदर सेट के लिए भी, स्टेट एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज। ओके, तो जो भी यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करें वो भी अगर टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, तो आज की सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे, जैसे मुझे कमेंट्स मिले हैं 2-3 बच्चों के, कि पर्सनैलिटी जो वर्ड है, जो हमने लास्ट सीरीज करी थी, बेसिकली जो थर्ड सीरीज की करी थी, उसमें एक क्वेश्चन था द वर्ड पर्सनैलिटी डिराइव फ्रॉम, द वर्ड पर्सनैलिटी। ओके, किससे डिराइव हुआ था ये वर्ड? सो उसमें लेटिन, ग्रीक और 2 ऑप्शन और थे, जैसे चाइनीज और रशियन। तो बेसिकली किससे हुआ है उसमें मैंने आंसर किया था ग्रीक। सो इट वाज माय मिस्टेक, ग्रीक आंसर नहीं है उसका। उसको ग्रीक जो थे, जो ग्रीक के थे ना, ग्रीस के थे, वो यूज करते थे अपने प्ले में, मतलब पर्सनैलिटी, मतलब मास्क वगैरह इन सब चीजों में। ठीक है, बट इसका जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ही बना है, दैट इज द पर्सोना, जिसका मतलब क्या है? मास्क। ओके, मास्क। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसे मैंने एक, दैट इज टेक्स्ट बुक पे, बेसिकली उस पे मैंने क्वेश्चन देखा था कि उसमें उन्होंने बोला हुआ था, जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ था द वर्ड पर्सोना, द ग्रीक वर्ड पर्सोना, सॉरी पर्सनैलिटी, डिराइव्ड फ्रॉम, सॉरी, फिर उसके बाद उसका मतलब बताना था आपको कि उसका मतलब क्या है इसका। तो उसकी वजह से लिटिल बिट कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि वो आई थिंक पूछा होता HPSSC में, ओके, स्टाफ नर्स के एग्जाम में। बाकी अगर हम देखेंगे, बाकी मैंने बुक्स देखी थी, इग्नू के नोट्स देखे थे, ओके, जिससे मुझे हेल्प मिली, तो बेसिकली उसमें जो आंसर दिया हुआ वो लैटिन वर्ड दिया। तो बेसिकली मैंने बिल्कुल अच्छे से सर्च करके लैटिन ही इसका करेक्ट आंसर है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इट वॉज माई मिस्टेक, प्योरली माई मिस्टेक कि मैंने आपको ग्रीक वर्ड बताया। ठीक है, तो जिसके भी मार्क्स थे वो अपना एक और एड ऑन कर लेना। सो आज के क्लास में बात करेंगे अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, लेट मी रब इट। ठीक है, तो इसको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी चट्टोपाध्याय कमीशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसको आपको डेट वाइज कि कौन सा फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ओके, तो आपको उसके लिए आप अगर एक या 2 ऑप्शन को भी, बेसिकली अगर आपको पता है कि कौन सा स्टैब्लिश हुआ था, तो आप कर सकते हो आसानी से। तो चलो हम ट्रिक लगा के देखते हैं, आप अपना आंसर कमेंट में कर देना। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, हमने पढ़ा भी है कि 1947 के बाद जो कमीशन आया था, इसमें आप ये सारे कमीशन देखोगे, ये सारे बाद के ही आए हैं। इससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी कमीशन लेकर के आते थे, जैसे लॉर्ड मैकले मिनट्स है ना, मैकले मिनट्स था, और दैट इज आप बोल सकते हो वुड डिस्पैच कमीशन था, सार्जेंट प्लान था। सो वो इस तरह के थे। ये हमारे इंडियन जो कमीशन हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो जो सबसे पहले जो कमीशन आया था वो आया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आफ्टर योर इंडिपेंडेंस। तो 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था। तो अगर ये आपको ऑप्शन दिख रहा है सबसे पहले, तो इन दोनों में क्या दिख रहा है? ई ऑप्शन दिख रहा है। इनको आप मार्क कर लेना, ABCD कौन सा करेक्ट है। ओके, ABCD आप ऐसे ही हर क्वेश्चन में मार्क कर लेना, आपको बताना। ठीक है, तो ई इज ई, जो हमने दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे, फिर इसके बाद कौन सा है? फिर इसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दैट इज द ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन दैट इज सी में ये चीज दी हुई है, EA। फिर हम देख लेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UGC, and then the Kothari Education Commission, and the last one is the Chattopadhyay Commission. ओके, तो ऐसे ही ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर वाइज ये जो इसका ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं छोटी सी।
तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन दैट इज नोन एज राधा कृष्ण कमीशन भी, क्योंकि राधा कृष्ण डॉक्टर एस राधा कृष्ण वो चेयरमैन थे उसके। तो ये 1948 में आया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर के। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करें तो 1952 में आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ओके, इनका जो मेन एम था वो सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर था। सो यूजीसी आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आज तक भी चल रहा है, जो आपकी जो हायर एजुकेशन है उनको लेकर के चलता है। सो बेसिकली 1953 में एस्टेब्लिश करा गया था। ओके, 1953 में, ताकि जो स्टैंडर्ड्स हैं यूनिवर्सिटी के उन सबको देखता रहे, मेंटेन रहे, वो है ना, कोऑर्डिनेट करके चलता है, डिटरमाइन करता है, देखता है, उसको संभालता है। ओके, तो फिर उसके बाद आया कोठारी कमीशन, दैट इज इन 64। ओके, 1964 में एस्टेब्लिश हुआ बेसिकली, और फिर सबमिट किया गया 1966 में, और किसके अंडर में, डॉक्टर DS कोठारी कमीशन। ओके, DS कोठारी कमीशन के अंदर। तो इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी थी इसमें। फिर आ जाता है चट्टोपाध्याय कमीशन, दैट इज इन 1983। ओके, इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज द नेशनल कमीशन ऑन टीचर, NCT आप बोल सकते हो। नेशनल कमीशन ऑन टीचर फर्स्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स एंड टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन। तो बेसिकली जो शिक्षक थे उनकी शिक्षा को, उनकी जो कमियां हैं, उनके जो एरिया में जो कमियां हैं, उस चीज पे फोकस किया गया था चट्टोपाध्याय कमीशन में। एम टू रिकमेंड रिफॉर्म टू मेक इंडिया अ नॉलेज सुपर पावर। ठीक है, कि इंडिया का जो इनका मकसद था कि इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाया जाए। सो नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर हिस्टोरिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या वल्लभी। तो कौन सा पहले बना था, उसके बाद, फिर उसके बाद, एंड द लास्ट वन, बताइए आंसर। सो स्टूडेंट, बात करें तो जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनी थी, उसके बाद नालंदा, उसके बाद वल्लभी, एंड द लास्ट वन इज विक्रमशिला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जिसमें थर्ड फर्स्ट है? थर्ड दो में फर्स्ट है बेसिकली, फिर उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, 3, 1 और फिर 4 एंड 2। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज और कमीशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो इन कमिटीज को या कमीशंस को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगाना है। कोठारी कमीशन, मुदालियर, यशपाल और नेशनल नॉलेज कमीशन। अगर आपको 2 या 3 भी पता है तो आप आसानी से आंसर ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले जो हमने बात करी थी दैट इज द मुदालियर कमीशन, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकंड किस में है? 2 में है। उसके बाद आया था कोठारी कमीशन, ओके, जो कि DS कोठारी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट इज यशपाल कमेटी एंड द लास्ट वन इज द नेशनल नॉलेज कमीशन। तो जो करेक्ट आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, पहले तो क्या आएगा? सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा, एंड देन इज द थर्ड, एंड लास्ट इज द फोर्थ। 2, 1, 3, 4 is the correct answer. So option number D is the correct answer of the following question. Next is the, अच्छा इसके explanation दे लेते हैं। मुदालियर कमीशन जो कि 1952 में आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के ऊपर। नेक्स्ट इज द कोठारी कमीशन दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 और कंप्लीट कब हुआ था? 1966 में। ओके, रिपोर्ट जो दी थी। देन इज द यशपाल कमेटी जो कि 1993 में आई थी। सो बेसिकली इसमें बात करी गई थी लर्निंग विदाउट बर्डन की, कि बच्चों को बिना बर्डन के आपको पढ़ाना है, कम बुक से, इतने हैवी बैग लेकर के नहीं आने हैं बच्चों को, और जो करिकुलम लोड था बच्चों पे वो कम करने की बात की गई थी। नेक्स्ट इज नेशनल नॉलेज कमीशन दैट इज एस्टैब्लिश इन 2005। सो बेसिकली इसमें नॉलेज, इंडिया की नॉलेज सोसाइटी को, मतलब इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की बात करी गई थी कि आप नॉलेज सोसाइटी बनाओ इंडिया को। ओके, तो इट फोकसेस ऑन रिफॉर्म इन एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो जो भी आज की ज़रूरतें हैं, 21st सेंचुरी की जो भी ज़रूरतें हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, सो इसकी बात की गई थी नेशनल नॉलेज कमीशन में। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द अरेंज द फॉलोइंग पॉलिसीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल नॉलेज कमीशन। ओके, तो इसको बताइए इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, अगर हम आंसर देखें तो आपको अगर 2 या 3 का भी पता है तो आप आंसर कर सकते हो। ओके, सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE सबसे पहले आई थी, दैट इज इन 1986। उसके बाद इसे रिवाइज किया गया था 1992 में। ओके, फिर आया था नेशनल नॉलेज कमीशन, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। तो ये 2005 में आया था सैम पित्रोदा
ओके, पिट्रोडा भी बोल सकते हो आप बेसिकली, इनकी चेयरमैनशिप में। नेक्स्ट आया था दैट इज कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, दैट इज मतलब इसको करा क्या था सबमिट 2019 में। नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो है नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, दैट इज सबमिटेड इन 2020। ओके, जो अभी चल रही है, अब जो स्टार्ट है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। सो बेसिकली वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी NPE की, दैट इज इन 1986। उसके बाद आया था फोर्थ ऑप्शन, उसके बाद आता था सेकंड ऑप्शन, एंड द लास्ट वन इज द थर्ड ऑप्शन। तो 1 4 2 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा पोज करके जिसको भी देखनी है। नेक्स्ट वन इज द अरेंज द फॉलोइंग बॉडीज इन ऑर्डर दे वर एस्टैब्लिश। तो जिस ऑर्डर में वो एस्टैब्लिश किए गए थे उस ऑर्डर से आपको लगाना है इसे। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन UGC, एंड BA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, एंड नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेम। आप मुझे बताइएगा कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी MA कंप्लीट करी है उसकी क्या NIRF रैंकिंग है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आंसर करिए अपना। सो स्टूडेंट, बात करें सही क्रोनोलॉजिकल की बात करें तो जो AICTE है, जो टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान देता है बेसिकली, वो 1945 में आया था, एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद UGC आया था, दैट इज 1952 में, सॉरी 56 में। नेक्स्ट इज द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, दैट इज इन 1994 में। द लास्ट वन इज नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, दैट इज इन 2015। तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेसिकली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, बहुत इजी था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सो स्टूडेंट, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर दे वर एस्टैब्लिश्ड। इसको अरेंज करना है कि जिस ईयर में एस्टैब्लिश हुए थे, पहले कौन सा हुआ था, दूसरे पे कौन सा हुआ था। सो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस UGC, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR, जो कि सोशल साइंस सब्जेक्ट या एरिया में, डिसिप्लिन में जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनको फंड करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो कौन सा पहले आया था, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, ओके, वो बताना है आपको बेसिकली। तो मैं होप करती हूँ कि आपने अपना आंसर लिख दिया होगा या फिर अपने पास अपने लगा लिया होगा, आपने पोज करके भी देख सकते हो। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ही, कि ये एस्टैब्लिश हुई थी 1909 में। फिर UGC दैट इज 1956, एंड आफ्टर दैट इज ICSSR दैट इज इन 1969। सो लास्ट इज द IGNOU दैट इज एस्टैब्लिश इन 1985 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेसिकली, फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, है ना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ और थर्ड। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थर्ड, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। सो हु वाज ऑफ द ओपिनियन दैट स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड कम ऑलमोस्ट इफ नॉट होली सेल्फ सपोर्टिंग, कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं अगर वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं सेल्फ सपोर्टिंग हो सकते, तो कुछ तो हो सके, है ना, मतलब कुछ तरह से तो हो सके सेल्फ सपोर्टिंग, जो उनको स्किल्स प्रोवाइड कराएं, चाइल्ड के हिसाब से नॉलेज दें। तो ये किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी जी ने, या फिर स्वामी दयानंद ने। तो क्या होगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर इसका, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्कूल और कॉलेजेस अगर पूरी तरीके से सेल्फ सपोर्टिंग नहीं हो सकते तो ऑलमोस्ट वो होने चाहिए, है ना, उनके पास वो खुद को सपोर्ट करें, उनके पास फंड हो, वो और बच्चों को भी सपोर्ट करें, है ना, एजुकेशन में। सो ये नेक्स्ट इज द हु सेड दैट एजुकेशन इज मैन मेकिंग, इट इज दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड, एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। तो किसने बोला था कि एजुकेशन जो है इंसान को इंसान बनाती है ना, बिना एजुकेशन के जो इंसान है वो इंसान नहीं रहता है। सो ये हमारा जो कैरेक्टर है, हम जो आज है उस चीज को फॉर्म करती है। आप देखोगे जब आपने 12th कंप्लीट की थी, वैसे जैसे आप थे आज वैसे नहीं हो, बिल्कुल कंप्लीट चेंज आ चुका है आप में। या फिर जिसके पास एजुकेशन है और जिसके पास नहीं है उसमें कंप्लीटली फर्क दिखता है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि उनके पास डिग्री ज्यादा है तो वो उनके पास ज्यादा नॉलेज है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप जो भी इनफॉर्मल वे से, फॉर्मल वे से, नॉन फॉर्मल वे से, जहां से भी आप एजुकेशन ले रहे हो, आपके पास सही नॉलेज है, सही ज्ञान है, ओके, तो उससे आपका कैरेक्टर फॉर्म होता है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इंक्रीज होती है, आप चीजों को
और अच्छे तरीके से वाइड एरिया तक सोचते हो, और जो आपका बौद्धिक विकास है वो भी एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से जो इंसान है वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो किसने कहा था? विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, टैगोर ने, दयानंद सरस्वती ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने। क्या होगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर? आई होप सो कि आपने कर लिया होगा। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द match the items of column A with that of column B and select the appropriate sequence of answer given। तो आपको मैच करने हैं कि गांधी जी ने कौन सी फिलॉसफी दी थी, औरबिंदो ने कौन सी दी थी। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए, आपको खुद ही टाइप करके लिखने हैं। तो गांधी जी ने कौन सी दी थी? औरबिंदो ने, विवेकानंद जी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो आप अपना आंसर डिसाइड कर लेना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जो गांधी जी ने जो फिलॉसफी दी थी बेसिकली वो बेसिक एजुकेशन के ऊपर, जिसको नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नई तालीम। ओके, सो आपसे पूछ लिया जाता है जो नई तालीम है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो गांधी जी। औरबिंदो की बात करें तो इन्होंने बात की थी इंटीग्रल एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, मतलब सबको जो बांध करके चले, है ना, सब चीज़ों का पूर्ण विकास आपका हो, उस चीज़ पर बात करी थी इन्होंने। विवेकानंद की बात करें तो विवेकानंद जी ने बात करी थी मैन मेकिंग एजुकेशन की, जो अभी हमने देखा उनका जो कहा कोट था वो हमने देखा, उसमें लिखा ही था कि एजुकेशन आपको मैन मेकिंग करती है, मतलब आपको इंसान बनाती है। तो विवेकानंद जी ने कही थी। और फिर अगर हम किसकी बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्होंने बात करी थी नेचुरलिस्टिक एजुकेशन की। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया इतना? सो बेसिकली ये इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है? ए का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए का होगा ऑप्शन नंबर 5। और अगर हम बी की बात करें, औरबिंदो जी की बात करें, तो उन्होंने बात करी थी इंटीग्रल एजुकेशन की, ऑप्शन नंबर 1। सी की बात करें दैट इज विवेकानंद जी की, तो इन्होंने 6 ऑप्शन इज द करेक्ट मैन मेकिंग एजुकेशन की बात की थी। और ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 5th, 1st, 6th और 4th। नेक्स्ट इज द बुक एजुकेशन एंड सोशल चेंज इज रिटन बाय। तो ये बुक किसने लिखी थी? सर फ्रेड क्लार्क ने, जॉर्ज ई पैने ने, इमाइल दुर्किम ने, या फिर जॉन डीवी ने। हु रॉट द बुक एजुकेशनल एंड सोशल चेंज? आंसर कीजिए। So student, correct answer will be option number A, that is a Sir Fred Clark. So Sir Fred Clark was a British educationalist who was a professor at the University of London and a लीडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था और ये प्रोफेसर भी रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। सो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी एजुकेशन सोशल चेंज, जो कि पब्लिश की गई थी 1960 में, और फिर उसे रिवाइज और अपडेट भी करा गया था डिफरेंट टाइम्स। ओके, सो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड सोशल चेंज। इन्होंने देखा था कि एजुकेशन में और सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें कैसे कितना रिलेशनशिप है ना, कितना मतलब वाइड एरिया है, कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग द रोल ऑफ एजुकेशन सोशल मोबिलिटी। कि जो मोबिलिटी होती है हॉरिजॉन्टल और दैट इज अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, तो वो एजुकेशन का क्या रोल है उसमें, एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन पॉलिटिकल चेंज। तो बेसिकली इन्होंने बात करी थी, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी एजुकेशन एंड सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टर्न सोसाइटीज एंड इट्स सोशल पॉलिसीज फोकसेस ऑन। जो हमारी वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, है ना, और जो पॉलिसीज हैं वो किस पे फोकस करती हैं? व्हाट चिल्ड्रन विल बिकम rather than their being। Children are expected to work with their families in order to gain knowledge and make them competent. What children are in present as in here and now of childhood? Children are competent worker। तो स्टूडेंट क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर बताइए अपना। सो स्टूडेंट, अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट लिस्ट, व्हाट चिल्ड्रन विल बिकम। बस ये फोकस करते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज कि बच्चे क्या बनेंगे, ये नहीं फोकस करते कि वो कैसे इंसान बनेंगे, उन्हें कैसा इंसान बना, बस वो फोकस करते हैं क्या बनेंगे, बस इतना। ओके, नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिलेटेड टू फ्रेरेज डायलॉग। तो फ्रेरे के डायलॉग से कौन सा अनरिलेटेड है, मतलब जो डायलॉग कन्वर्सेशन है बेसिकली उससे अनरिलेटेड क्या है? तो एक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर द कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रू वर्ड। Okay, there is no true word that is not a praxis, or dialogue can take place only when one is detached from the people। डायलॉग जब ही हो सकता है जब इंसान जो है, जब लोग हैं वो डिटैच हो जाए, अलग हो जाए। वर्ड आर द की इन अ डायलॉग, की वर्ड ही की है, एक चाबी है, मतलब एक तरीका है जिसकी वजह से आप डायलॉग कर सकते हो। तो क्या होगा अनरिलेटेड फ्रेरे डायलॉग के हिसाब से?
सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर दैट इज द सी, है ना, क्योंकि डायलॉग आप अपने आप से थोड़ी डायलॉग कर सकते हो, आपके सामने कोई इंसान चाहिए, आप डिटैच होकर के किसी से बातचीत नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज अ जॉन डीवी बिलीव दैट एजुकेशन मीन, जॉन डीवी जो प्रैग्मेटिज्म को बेसिकली फॉलो करते थे, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग, हम जो सीखते हैं उस पर उन्होंने फोकस करा था। तो वो एजुकेशन को क्या मानते हैं? एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, प्रिपेयरिंग फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एंगेजिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, नॉट फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट करिकुलम। तो आपको जो ऑप्शन इसमें से सही लग रहे हैं, मतलब आप मल्टीपल ऑप्शंस को चूज कर सकते हो, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या वो ये बोल देते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही हमें नॉलेज मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं बोल देते। स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी जो लर्निंग थी, इनकी जो एजुकेशन थी वो कैसी थी? इन्होंने बोला था कि बच्चा खुद करके सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, चीज़ों को खुद समझेगा, एक्सपीरियंस से सीखेगा, ओके, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा, ना कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रिपेयर कर दो, आप उसके सामने बोल दो कि ये आपका टेस्ट है, इसको कंप्लीट कर लोगे तो आप पास हो, नहीं तो आपकी कोई एजुकेशन नहीं है। तो ये नहीं था। नेक्स्ट इज एंगेजिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस ऑफ कोर्स, इन्होंने एक्सपीरियंस की बात करी थी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी बात करी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स? नो, बिल्कुल भी नहीं, कि इन्होंने बोला था कि बस आप रट्टा मार लो चीज़ों का, फैक्ट और फिगर मेमोराइज कर लो, जैसे काउंटिंग याद कर ली, ये सब चीज़ें याद कर ली, तो वो नहीं होना चाहिए। आपने डेट ऑफ बर्थ याद कर ली, डेट्स याद कर ली, आपने किसी की डेफिनेशन याद कर ली, समझा ही नहीं कि क्या होता है ये, है ना, तो ये नहीं था। नॉट फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट करिकुलम, यस, बेसिकली इन्होंने बोला था कि जो स्ट्रिक्ट करिकुलम है उसको फॉलो नहीं करना आपको, आप फ्लेक्सिबल करिकुलम को फॉलो करो, जो सबकी नीड्स को देखते हुए बनाया जाता है। नेक्स्ट इज द मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट मैच यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इनको आपको मैच करना है। प्रैग्मेटिज्म किससे बिलोंग करते थे? एग्जिस्टेंशियलिज्म से कौन बिलोंग करते थे? रियलिज्म से कौन बिलोंग करते थे? और आइडियलिज्म से कौन बिलोंग करते थे? व्हाइट हेड, प्लेटो, जॉन डीवी एंड जीन पॉल सार्त्रे, इनका नाम दिया हुआ है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑप्शंस क्यों नहीं दिए, ताकि आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, नहीं तो दो के बाद ही आपको पता चल जाता है कि क्या करेक्ट है। आपको सबके बारे में पता होना चाहिए ना। सो अगर हम बात करें तो जो प्रैग्मेटिज्म है वो किसने दिया था? जॉन डीवी ने, जिसको मैंने अभी बताया भी था अभी आपको। एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो वो जीन पॉल सार्त्रे ने दिया था, है ना। और रियलिज्म की बात करें तो रियलिज्म दिया था किसने? व्हाइट हेड ने। और आइडियलिज्म की बात करें, जो आइडियाज पे फोकस करता था, गॉड पे फोकस करता था, वो प्लेटो ने। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन तो है नहीं, सॉरी, तो ए का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। ए का थर्ड होगा। बी का क्या होगा? एग्जिस्टेंशियलिज्म का क्या होगा? बी का फोर्थ। और अगर हम बात करें सी का, तो सी जो रियलिज्म है उसके कौन थे आप बोल सकते हो कि इसको कौन मानते थे? व्हाइट हेड, फर्स्ट ऑप्शन। और डी का क्या होगा? डी का होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज अ प्लेटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द conflict in selecting a course engineering or medicine by the higher scorer in a who is motivated for both the courses is an example for dash conflict। कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा कोर्स ले, इंजीनियरिंग और मेडिसिन कोर्स, क्योंकि उसने अच्छा स्कोर किया है ना। तो वो मतलब हु इज मोटिवेटेड फॉर बोथ द कोर्सेज, तो वो मोटिवेट की गई, उसको मोटिवेट किया गया, या फिर उसको उसका मानना है कि वो दोनों ही कोर्स कर सकती है, बट फिर भी उसके मन में चला कि कौन सा सेलेक्ट करे वो। तो ये किस तरह का कन्फ्लिक्ट है ना। ये थोड़ा सिलेबस से आप बोल सकते हो थोड़ा सा बाहर है, पर आपको आना चाहिए, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन डाला है। सो अवॉइडेंस एंड अप्रोच, अप्रोच एंड अवॉइडेंस, अप्रोच अप्रोच या फिर अवॉइडेंस अवॉइडेंस, तो किस चीज पे फोकस करता है? आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, है ना, अपना कॉग्निशन बढ़ाओ इस क्वेश्चन की मदद से। सो जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द अप्रोच। अप्रोच जो इसमें कन्फ्लिक्ट है वही उनके मन में है कि उनको नहीं पता है कि कौन सा लेना है, मतलब वो मोटिवेटेड तो दोनों के लिए हैं, बट उनको लेना ही एक है ना। अब आप दोनों कोर्सेज थोड़ी कर पाओगे, डॉक्टर भी और उसी टाइम पे आप इंजीनियर बन जाओगे, नहीं बन सकते। सो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स come in the process when one person is affected by two goals and only one can be selected। कि उसके दो गोल हैं, वो चाहता है कि मैं डॉक्टर भी बनूं, मैं इंजीनियर भी बनूं, पर आप एक ही चीज सेलेक्ट कर सकते हो एक बारी में, है ना। तो पर्सन को समझ नहीं आता कि कौन सा गोल राइट है उन दोनों में से। तो दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो वो उसकी डिसीजन मेकिंग की स्किल पे बेस्ड होगा। ओके, तो अप्रोच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसी वजह से होता है। नेक्स्ट इज द रिलीजन, फैमिली, कास्ट, मैरिज आर एग्जाम्पल्स ऑफ।
तो जो रिलीजन है, फैमिली है, कास्ट, मैरिज, ये किसके एग्जाम्पल है? सोशल कन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल हैं, सोशल नॉर्म्स के, सोशल वैल्यूज के, सोशल इंस्टीट्यूशंस के। क्या होगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर? आई होप सो कि आपने अपना आंसर लगा दिया होगा, टिक कर दिया होगा, या फिर आपने मेंशन कर दिया होगा। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल हैं। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी मदद से बच्चा सोशलाइजेशन का प्रोसेस सीखता है ना, सोशलाइज होता है, सोसाइटी में आता है। जैसे सबसे पहले जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बच्चे की फैमिली से, है ना। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज द analysis of the sociological process involved in the educational institutions could be known as। सो बेसिकली आप जब सोशोलॉजिकल प्रोसेस को एनालाइज करते हो किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। जब आप देखते हो कि क्या कैसे पढ़ाई हो रही है, सोसाइटी के लोगों को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी में किस फिलॉसफी को देखते हुए आप पढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो। तो आप क्या कर रहे हो? एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एजुकेशन कर रहे हो, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन कर रहे हो, या फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हो, या फिर पॉलिटिकल एजुकेशन कर रहे हो। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? जब सोशोलॉजिकल प्रोसेस को देखते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो सिंपल सी बात है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन की ही तो बात होगी, है ना। एंथ्रोपोलॉजी की क्यों होगी, कल्चर की क्यों होगी, या फिर पॉलिटिक्स की क्यों होगी? ओके, नेक्स्ट इज द लर्निंग थ्रू इनफॉर्मल एजुकेशन इज कॉल्ड। कि इनफॉर्मल एजुकेशन से जो चीज़ें आप याद करते हो उसका क्या मतलब है? ओपन लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग, लर्निंग बाय चांस और इंसिडेंटल लर्निंग। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लर्निंग बाय चांस और इंसिडेंटल लर्निंग। तो जो आपको मतलब ऐसे ही आ जाते, जैसे आपके मम्मी पापा ने बता दिया कि ऐसे आपको टच नहीं करना है कोई भी गर्म चीज़, है ना, या फिर आपने कोई चीज़ टच कर ली तो आपको खुद ही पता चल गया, टच कर ली गर्म चीज़, है ना, खुद ही पता चल गया कि अब मैं यही टच नहीं करूँगा कोई भी गर्म चीज़, क्योंकि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। ओके, तो जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, लर्निंग बाय चांस या इंसिडेंटल लर्निंग, वो इनफॉर्मल लर्निंग है। ओपन लर्निंग की बात करें तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है, और फॉर्मल लर्निंग जो आप स्कूल्स में सीखते हो, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में। ओके, नेक्स्ट इज द मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच आर डैश इन नेचर। तो मटेरियल कल्चर में मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आते हैं, मैन मेड जो इंसानों ने बनाए हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। तो वो कैसे होते हैं इन नेचर? टेंजिबल होते हैं, कंक्रीट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी? What will be the correct answer, students? So student correct answer will be option number D, that is the both A and B। tangible भी होते हैं कि आप उसे छू भी सकते हो, और concrete होते हैं, मूर्त होते हैं जिसे आप देख भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस वेयर इन 2 or more person work together to gain a common end is called। कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा इंसान एक साथ मिलकर के काम करते हैं, उनका जो मेन एम होता है वो एक ही होता है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? कन्फ्लिक्ट बोलेंगे, कॉपरेशन बोलेंगे, कॉम्पिटिशन, या फिर एसिमिलेशन? व्हाट विल बी द करेक्ट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कोऑपरेशन। आप जब मिलकर के काम करते हो और आपका एक ही गोल होता है, तो बेसिकली आप कोऑपरेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, सहभागिता दिखा रहे हो, दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चूज 2 फैक्टर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एडवर्सली। तो आपको 2 फैक्टर चूज करने हैं जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को नहीं अफेक्ट करते हैं, ना, गलत तरीके से नहीं अफेक्ट करते हैं। तो लो सेल्फ efficacy, believe in God, indifferent attitude toward politics, या फिर टीचर्स लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। कि कौन सा ऐसा कारक है? आपको इसमें एक भी ऑप्शन सही हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो आपको बताने हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि कितने आंसर जो है वो सही है, ऑप्शन सही है। सो बेसिकली इसमें आपको बताना है कि कौन सा अफेक्ट नहीं करता आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को नेगेटिव तरीके से। ओके, कौन सा फैक्टर है ऐसा? सो आपका लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ है, खुद पर बिलीफ ही नहीं है कि आप कुछ काम कर सकते हो, आप परिश्रम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो आप बिल्कुल अपने आप से बहुत कम जैसे उत्तेजित या फिर मोटिवेटेड हो, है ना, बहुत कम मोटिवेटेड हो। सो ये क्या है? ये तो होता है, अफेक्ट करता है ना, आपकी लर्निंग को। कि अगर आप जेकेपीएससी लेक्चर की तैयारी कर रहे हो बट आपके अंदर से यही मैं नहीं कर सकता, तो आप कैसे कर पाओगे, ना। तो लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ आपको अफेक्ट करती है। बिलीफ इन गॉड, आप भगवान पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो, तो क्या ये अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इससे थोड़ी लर्निंग का कोई फायदा है या फिर अफेक्ट पड़ेगा। इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड पॉलिटिक्स, कि आप कोई पॉलिटिक चीज़ों को मानते हो, दूसरा इंसान कोई दूसरे इंसान को मानता है, तो ये क्या अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। पॉलिटिक्स से एजुकेशन का क्या मतलब है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी से एजुकेशन का क्या मतलब है? सो नेक्स्ट इज द टीचर्स लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द
फ्रॉम स्टूडेंट, यस। अगर टीचर ही बिल्कुल लो एक्सपेक्टेशन दिखाएगी बच्चों से, तो बच्चे भी अपने आप को वैसा ही डालेंगे, बोलेंगे मैम तो ऐसे ही बोलते रहते तो मैं ऐसा ही बन जाता हूँ, क्यों ना, है ना। सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी एंड डी। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो कौन सा ऐसा है जो नहीं कंसिडर माना जाता, जो नहीं माना जाता कि वो एक इफेक्टिव टीचिंग का बिहेवियर है। सबसे पहले स्टूडेंट सक्सेस रेट implies the rate at which student understand and correctly कंप्लीट द एक्सरसाइज, कि जो स्टूडेंट का सक्सेस रेट है कि वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वो क्या है कि रेट एट विच द स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड करेक्टली कंप्लीट द एक्सरसाइज, कि जिस रेट से वो, अगर उसने एक्सरसाइज समझ ली तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल बनेगा, नहीं समझी तो नहीं बनेगा। क्या ये है? इंस्ट्रक्शन वैरायटी इन्वॉल्विंग टीचर्स वेरिएबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, कि जो इंस्ट्रक्शन वैरायटी होती है उसमें टीचर्स की वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ध्यान में रखी जानी चाहिए प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है। स्टूडेंट यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन वाइल टीचर इज प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट, कि जब टीचर प्रेजेंट कर रहा है उसके समय पे आप स्टूडेंट जो है वो बोलने लग रहे हैं, अपने आइडियाज बता रहे हैं, तो टीचर के पढ़ाते टाइम आपको बोलना है या नहीं बोलना। लेसन क्लैरिटी इम्प्लाइंग द एक्सटेंट टू विच टीचर्स प्रेजेंटेशन इज क्लियर टू द क्लास, कि जो आपकी लेसन क्लैरिटी है ना, उसको आप मानोगे कि टू विच टीचर्स प्रेजेंटेशन इज क्लियर टू द क्लास, की उसने जो प्रेजेंट किया है क्या वो क्लियर है बच्चों को, तो लेसन की क्लैरिटी हुई है या नहीं हुई। सो स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स मेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम, कि आप स्ट्रक्चर कर रहे हो कमेंट्स के जरिए, है ना, तो मतलब आपको लग रहा है कि अभी ये आएगा, अभी ये चीज़ बोलेंगे ये, तो ये होना चाहिए। तो क्या होगा, इसके आंसर जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी और सारे भी। तो आपको बताना है, आपको यहाँ पे नोट का ध्यान रखना है, नोट का ध्यान रखते हुए अपना आंसर करना है। तो अगर हम बात करें तो स्टूडेंट की सक्सेस रेट आप तभी मानोगे कि बच्चे जब कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम एनईपी की बात करें 2020 की, जो वो फोकस करती है कि बच्चों को आप प्रैक्टिकल लर्निंग कराओ, आप बच्चों को और स्किल्स में भी इन्वॉल्व करो। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई बच्चा एकेडमिक स्किल्स में अच्छा नहीं है तो वो डिफरेंट स्किल्स में अच्छा नहीं होगा। ओके, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओके, इंस्ट्रक्शन वैरायटी होनी चाहिए। स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन वाइल टीचर इज प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट, नहीं, जब टीचर प्रेजेंट करे तब आप बच्चों के आइडियाज को नहीं सुन सकते, क्योंकि जब आप कुछ बोल रहे हो बीच में बच्चे बोलेंगे तो वो एक अफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, अब ये मतलब या फिर बोल सकते हो बिहेवियर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज लेसन क्लैरिटी इम्प्लाइंग द, ये बिल्कुल सही है कि लेसन क्लैरिटी जो है वो आप उस तरह से समझा रहे हो जिस तरह से बच्चे को समझना चाहिए, समझ आएगा, है ना, उनको क्लियर कर रहे हो चीज़ों को। सो ये तो होगा ही, और मतलब ये है तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। और ई, दैट इज अ स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स मेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम। सो स्टूडेंट द ई ऑप्शन इज द रॉन्ग। ओके, तो मतलब सॉरी, ये इसके हिसाब से करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is which one of the following question is correctly matched with its specified domain। तो कौन सा इसके डोमेन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डिटरमाइन which of the given measures would most likely lead to achieving the best result, तो वो एप्लीकेशन है। could you group your students on the basis of their achievement in mathematics, ये इवेल्युएटिंग है। और व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द क्रिकेट मैच टेलीकास्टेड लास्ट नाइट, तो ये रिमेंबरिंग है। या फिर राइट डाउन अ न्यू रेसिपी टू कुक चिकन बाय यूजिंग हर्ब्स, तो ये क्रिएटिंग है। तो कौन सा सही डोमेन के साथ फिट बैठता है, मतलब इनकी जो डोमेन है क्रिएटिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग और एप्लीकेशन, क्या ये एग्जाम्पल इसके साथ सही बैठ रहे हैं, कौन सा है जो सही बैठ रहा है और बाकी नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है। ओके, सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि आप रेसिपी लिख रहे हो, राइट डाउन अ रेसिपी टू कुक चिकन, तो आप क्रिएट कर रहे हो चीज़ों को, है ना, बना रहे हो, लिख रहे हो, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव अंडर कॉग्निटिव डोमेन इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगानी है, मतलब जो सबसे पहले कम, जो पहले होता है, फिर आगे आगे बढ़ते जैसे जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं आपके आपके कॉग्निशन माइंड, आपके माइंड में, तो वो फिर बढ़ते जाते हैं, है ना, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हो, खुद से क्रिएट करने लग जाते हो। तो उसके हिसाब से कौन सा पहले आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पे कौन सा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे आपको बताना है। सॉरी, 6 ही स्टेप्स हैं, तो नॉलेज, एप्लीकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, क्या होगा करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट आंसर की बात करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है मतलब नॉलेज है वो सबसे पहले आएगा, फिर आएगा कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपकी समझ बढ़ेगी, फिर आप उसे अप्लाई करके देखोगे, अप्लाई करोगे, है ना, फिर आप उसे क्या करोगे, फिर आप एनालिसिस करोगे, दैट इज द फोर्थ, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सिंथेसिस करोगे, एंड द लास्ट वन इज द इवेल्युएशन करोगे। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, और उसके बाद क्या आएगा, ये फिफ्थ, सॉरी ये सिक्स्थ वाला फिफ्थ होगा, और फिर उसके बाद ये होगा आपका दैट इज सिक्स, फोर्थ ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन, फिर फिफ्थ ऑप्शन, फिर थर्ड ऑप्शन, सॉरी लास्ट ऑप्शन। ओके, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द अभिषेक इज अ फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट हु इज स्ट्रगलिंग विद अ क्लियर learning disability that involve problem in auditory and visual integration as well as long term visual memory. This also affect his written work, इससे उनका written work भी affect हो रहा है, which of the following is not effective teaching goal in अभिषेक केस। तो उनके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा गोल नहीं है टीचर का। ओके, ग्रेजुअली टर्निंग हिम इनटू अ इंडिपेंडेंट लर्नर सो दैट ही नोज विच स्ट्रेटजीज टू यूज अकॉर्डिंगली, कि आप धीरे धीरे उसको इंडिपेंडेंट लर्नर बनाओगे और फिर वो समझ सकेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी से यूज करनी है, धीरे धीरे करोगे आप, उसे सिखाओगे। ओके, सो मेकिंग हिम अवेयर ऑफ स्पेशल नीड्स, की उसकी जो स्पेशल नीड्स है कि वो जिस काम को बहुत अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं उनसे अलग तरीके से, उससे आप उन्हें अवेयर कराओगे, अवगत कराओगे, एंड प्रोवाइडिंग हिम विद एडिक्वेट अकोमोडेशन एंड इंटरवेंशंस वेन एवर नेसेसरी। तो जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनको हेल्प करोगे। टेकिंग केयर ऑफ हिज इमोशनल नीड्स वाइल टीचिंग, कि जब उनको पढ़ाओगे तो उनकी इमोशनल नीड्स का भी ध्यान रखोगे। और क्योरिंग हिम ऑफ हिज लर्निंग डिसेबिलिटी, कि आप बोलोगे कि अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी खुद ही आप ठीक करो। ओके, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो अफेक्टिव नहीं है, तो जैसा कि अभी हमने देख ही लिया है जो ऑप्शन सही आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टीचिंग मैगजीम्स। तो टीचिंग किस तरह से कराई जाती है, बेसिकली उसे ही मैगजीम्स या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, कि किस तरह से टीचर को पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो उनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और नेचर को फॉलो करके। तो ये क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन सही है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, या फिर ऑल ऑफ दीज, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द दीज इज करेक्ट, क्योंकि आप एनालिसिस सिंथेसिस जाते हो, पहले चीज़ों को तोड़ते हो, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हो, फिर उनको जोड़ करके कंबाइन करते हो। ओके, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हो, मतलब मूर्त से अमूर्त चीज़ों की तरफ। साइकोलॉजिकल टू मतलब जो आपके माइंड में चल रहा है उस चीज़ से लेकर के फिर आप उसको लॉजिक बनाते हो। नेचर को तो फॉलो करते ही हो जब आप पढ़ाते हो। ओके, नेक्स्ट इज द अ टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स इन हिज हर प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम, कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एग्जांपल्स दे रही है जब वो अपना जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कर रही है। तो कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग है ये, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल, क्या होगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जांपल्स यूज करिए तो मतलब वो समझाना चाह रही है बच्चों को, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बता रही है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंची है या फिर उसको यूज कर रही है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग इज सिमिलर टू वॉटसन और पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो पैवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है और वॉटसन की जो थ्योरी है बिहेवियरिज्म से रिलेटेड, सो बेसिकली उससे थॉर्नडाइक का कौन सा लो मैच करता है, मल्टीपल रिस्पॉन्स, सेट और एटीट्यूड, प्रेपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, या फिर एसोसिएटिव शिफ्टिंग, क्या होगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एसोसिएटिव शिफ्टिंग, है ना। तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग इज रिलेटेड टू एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज द उनकी जो भी मतलब जो चीज़ें हैं उनको एसोसिएट कराई जाती हैं, एसोसिएशन के द्वारा लर्न कराई जाती हैं, कि जैसे उन्होंने कुत्ते पे डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो बेसिकली उनको उसकी जो लर्निंग है उसका जो बिहेवियर है वो एसोसिएट करा गया था बेल के द्वारा, है ना, जो न्यूट्रल स्टिमुलस था पहले, फिर उसको कंडीशनल स्टिमुलस बना दिया गया। नेक्स्ट इज द हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है अच्छे से, उनको प्रॉब्लम है सोचने समझने में, तो वो किस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। क्या उनका IQ जो है वो 70 से नीचे होगा, डेफिशिएट इन एटलीस्ट वन अडेप्टिव बिहेवियर, या फिर डेफिशिएट इन मोर देन वन अडेप्टिव बिहेवियर, क्या होगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट या थर्ड ओनली, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर दैट इज द फर्स्ट,
फर्स्ट सही है क्योंकि IQ उनका 70 से 70 से नीचे होता है, ओके, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं। सो उसके बाद वन अडेप्टिव बिहेवियर नहीं, मोर देन वन अडेप्टिव बिहेवियर में उनको कमी होगी, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो समय से पहले, मतलब समय पे नहीं कर पाएंगे, वो बहुत देरी से करेंगे तो, या फिर नहीं अच्छे से कर पाएंगे, ओके। सो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज given below are two statement, one labeled as assertion and the other labeled as reason. So some people lose ability to राइट आफ्टर दे हैव एक्वायर्ड द स्किल, कि कुछ लोग जो हैं वो खो देते हैं एबिलिटी, है ना, टू राइट आफ्टर दे हैव एक्वायर्ड द स्किल। देन द रीजन इसका दिया हुआ है ब्रेन डैमेज और जेनेटिक रीजन रिजल्ट इन मोटर इम्पेयरमेंट और इनएबिलिटी टू स्पेल। तो जो चीज़ें आप बोलते हो, जो चीज़ें आप मतलब मोटर इम्पेयरमेंट, आप चलना फिरना, वो सारी चीज़ें वो ब्रेन डैमेज या फिर जेनेटिक रीजन की वजह से होती है। तो ये क्या इसका असर्शन जो है वो सही है, रीजन सही है इसका, इसी वजह से होता है ये, क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट, ए ट्रू है आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, या फिर आर ट्रू है, क्या होगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 8, इट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, कि कुछ बच्चे जो है जिनका ब्रेन डैमेज हो जाता है, फिर जेनेटिक रीजंस होते हैं, उसकी वजह से वो नहीं बोल पाते, अच्छे से स्पेल नहीं कर पाते किसी चीज को, और उनको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, ओके। सो नेक्स्ट इज द स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद। तो स्पेशल एजुकेशन एक ब्रांच है एजुकेशन की जो किसके साथ डील करती है, क्या, एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, एजुकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर स्पेशल जॉब्स। ऐसा लग रहा है कि सारे ही आंसर सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं, बट कोई एक आंसर इसमें आएगा, ओके, आपको वही सिलेक्ट करना है। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, कि आप उन्हें कैसे पढ़ाओगे, किस तरीके से पढ़ाओगे, स्पेशल नीड्स को जो कंप्लीट कर सके, है ना, जो उनकी नीड्स को कंप्लीट कर सके, तो वही है स्पेशल एजुकेशन, ओके, उसी से ही डील करती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, हाई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट टू लर्निंग बाय almost all students are all characteristics, goals and interpersonal processes affecting dash type of learning. So basically जो problem solving है, conflict management है, high emotional involvement है, लोग एक दूसरे से बात करके अपना जो भी उनकी problems है वो solve करते हैं, है ना, conflict management करते हैं, commitment to learning by almost all student की साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो उस टाइप की लर्निंग को क्या कहा जाएगा, कॉम्पिटिटिव, क्रिटिकल, इंडिविजुअलिस्टिक या फिर कोऑपरेटिव। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, इट इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट इज अ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्या चीज सही है, इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2001 टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। The legal backing to this scheme was made a fundamental right in Indian Constitution under Article 45. तो क्या ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट नहीं है, क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, दैट इज इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, जो 2001 में स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन एम था कि सभी बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और ये आर्टिकल 2045 के अंडर में नहीं आता, आर्टिकल किसके अंडर में आता है, आर्टिकल 21A के अंडर में आता है। और जो सर्व शिक्षा अभियान है बेसिकली वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन इंक्लूड। तो एडवांटेजेस क्या है इंटीग्रेटेड एजुकेशन के, इट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑल्सो गेट सेंसिटाइज टूवर्ड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में मतलब क्या एडवांटेज है, क्या फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द in which of the following form of education the classroom and schools were not prepared to adjust to the needs and requirements of the child with regard to material or method of teaching learning and emphasis on preparing the child to adjust to the expectation of the classroom। तो वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है, या फिर नन, कि जहाँ पे कौन सी एजुकेशन की टाइप है जहाँ पे स्कूल्स और जो क्लासरूम्स हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते, मतलब वो प्रिपेयर नहीं कर पाते खुद को कि वो सभी बच्चों की नीड्स को कंप्लीट कर सके, है ना। जैसे मटेरियल उनके पास नहीं है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग नहीं पता उन्हें, एम्फेसिस ऑन प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू एडजस्ट, कि वो बस ये देखते हैं कि कैसे बच्चे एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में होता है, इंक्लूसिव में, दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अ इंटीग्रेटेड एजुकेशन में होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में तो आपको सभी बच्चों की नीड्स को कायम रखना पड़ता है, आपको सभी बच्चों की नीड्स को देखना होता है। ओके, नेक्स्ट इज अ कंसिडर द स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय RCI, that is the Rehabilitation Council of India, that was set up as a registered society in 1986, जो कि 1986 में सेटअप हुई थी, मतलब रजिस्टर्ड सोसाइटी सेटअप, एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी सेटअप हुई थी। स्पेशल एजुकेशन इज डिजाइन टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज आर प्रोवाइडेड विद एन एनवायरनमेंट दैट अलाउज देम टू बी एजुकेटेड इफेक्टिवली। तो स्पेशल एजुकेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि वो डिसेबल्ड बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, है ना, और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सके। सो ओनली वन, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नन ऑफ दीज, what will be the correct answer? So student, option number 3rd is the correct answer, that is both first and second are the correct regarding the, that is special education. Next is a teacher always scolds a child who is usually biting his nails in the class and teases the other children of the class by pulling their hair। कि एक बच्चा है उसको टीचर हमेशा डांटता रहता है क्योंकि वो खुद के नेल्स काटता रहता है बार बार, और दूसरे बच्चों को भी परेशान करता है, उनके हेयर खींच लेता है या फिर उनको मारता है, बीटता है। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो किस कैटेगरी में आएगा वो? मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, डेलिक्वेंट चाइल्ड है, या फिर इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड है, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड है? बताइए आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर दैट इज द 3rd इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड है वो। ओके, नेक्स्ट इज द, अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। जेंडर कौन सा एक्सप्लेन करता है? मल्टीलिंगुअलिज्म, कास्ट और रेस, और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट आंसर देखते हैं। जेंडर किससे रिलेटेड होगा? रेफर्स टू अ सोशल कल्चरल आइडेंटिटी एसोसिएटेड विद बीइंग अ बॉय और मेल और गर्ल और फीमेल। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें तो एक्ट ऑफ यूजिंग और प्रमोटिंग द यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, है ना। तो वो मल्टीलिंगुअल हुआ ना जो एक से दो से ज्यादा लैंग्वेज बोल पाता है। कास्ट की बात करें तो ये हमारे जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जो कि हमें हमारे बर्थ से ही पता चल जाती है। और रेस की बात करें तो इट इज डिवीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स, उनके फिजिकल फीचर की मदद से जो, मतलब वजह से जो डिवीजन हो रखा है लोगों का, वो रेस है उनका, है ना। तो ऑप्शन जेंडर का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज द फर्स्ट का जो होगा वो बी होगा, 2 का ए होगा, 3 का सी और 4 का डी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Next is the consider the following statement regarding the NCERT। NCERT के regarding, that is National Council of Education Research and Training। तो NCERT interact with international organization like UNICEF, UNESCO, NFPA for organizing certain programs and training। तो बेसिकली ये इनके साथ कोलैब करके, मतलब साथ में मिलकर के काम करते हैं, इंटरेक्ट करती है, ताकि जो UN लेवल पे या फिर दैट इज इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो भी साथ में लेके चल सके एजुकेशन में। मोटो ऑफ NCERT इज अ लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, या फिर दोनों ही सही नहीं है? बताइए आंसर। So student, correct answer will be option number 3rd, it is the both first and second are correct. Okay, next is the choose the correct statement। multiple sclerosis is a disease that lead to permanent damage of the nerve। कि जो multiple sclerosis है वो बेसिकली उसमें आपके जो nerves हैं, है ना, वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, आपको कुछ नहीं पता होता किसी भी चीज़ के बारे में। और जो थैलेसेमिया है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, या फिर दोनों ही करेक्ट है, या फिर कोई सी भी करेक्ट, मतलब नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन?
सो स्टूडेंट, अगर हम आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर दैट इज द फर्स्ट इज ट्रू. ओके, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन सही है. और जो थैलेसेमिया है वो बेसिकली आपके ब्लड से रिलेटेड डिजीज होती है और वो आपके जेनेटिक ही होती है ना. अगर आपके मम्मी पापा को तो आपको भी हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज द Rehabilitation Council of India is a government body that work for the disadvantaged, differently abled and special educational need requirement communities. Statutory body amended under an act of parliament. Policy also focus on rehabilitation of women and children with disabilities. An organization with a view to create an environment that provide rehabilitation measures. तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. तो ये आपके सामने जो आपके ऑप्शंस है वो आप पढ़ लीजिए और आप करेक्ट आंसर बताइए. क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि गवर्नमेंट बॉडी दैट वर्क फॉर डिसएडवांटेज, डिफरेंटली एबल्ड एंड स्पेशल एजुकेशन नीड्स रिक्वायरमेंट्स कम्युनिटीज. ओके, तो गवर्नमेंट बॉडी क्या है? गवर्नमेंट बॉडी वर्क करती है किसके लिए? डिसएडवांटेज के लिए. जो आरसीआई है वो गवर्नमेंट बॉडी है जो कि डिसएडवांटेज लोगों के लिए जिनके पास मदद नहीं पहुंचती, डिफरेंटली एबल्ड है, फिर स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं, उनके लिए बनाई गई है. यस ऑफ कोर्स, तो ये ट्रू है. ओके, फिर है स्टैट्यूटरी बॉडी अमेंडेड अंडर आर्टिकल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. यस ऑफ कोर्स, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही एक तरह से इसके अंडर में ही आती है. और पॉलिसी ऑल्सो फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी. चिल्ड्रन नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना. हर इंसान पे जिनको कोई भी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, चाहे वो किसी भी एज के हो, किसी भी कास्ट के हो, कलर को, वो फोकस नहीं करते, उस पर फोकस नहीं करते. जो पर्सन विद डिसेबल्ड है उन पे ही फोकस करता है आरसीए, दैट इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. तो ये विमेन, दैट इज विमेन पे फोकस नहीं करता, सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी पे फोकस करता है. ओके, विमेन इसमें खुद ही आ जाएंगी पर्सन विद डिसेबिलिटी में. ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, तो ये भी फॉल्स है. बिकॉज ये क्या करता है? रिहेबिलिटेशन ऐसे प्रोफेशनल्स क्रिएट करता है या फिर ऐसे टीचर्स क्रिएट करता है जो बाकी लोगों की हेल्प करें, है ना. जो बाकी जो भी आपके दैट इज जो डिसेबल्ड को सिखा सकते हैं, उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको प्रिपेयर करता है, उनकी जिम्मेदारी लेता है आरसीआई. ओके, वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है ना, डायरेक्टली रिहेबिलिटेशन मेजर्स नहीं लेता है. तो सी एंड डी आर फॉल्स, सी और डी फॉल्स इधर है और ए एंड बी आर ट्रू. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द ट्रू. नेक्स्ट इज सॉरी मतलब सही है. ओके, मैच द डिसेबिलिटी इन लिस्ट 1 विद इट्स डिस्क्रिप्शन इन लिस्ट 2. तो डिसेबिलिटी को आपको मैच करना है. डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, एडीएचडी. क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, डिसलेक्सिया जो कि रिलेटेड है डिफिकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग एंड राइटिंग से. और एक हम डिस्ग्राफिया दैट इज ग्राफ, है ना, ग्राफ लगा लो जिसको आप लिखते हो बेसिकली, वो आपकी हैंड राइटिंग और रिटन एक्सप्रेशन से रिलेटेड होती है. और डिसकैलकुलिया आपकी मैथ से रिलेटेड होती है. और एडीएचडी की बात करें तो वो आपकी अटेंशन हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी. जो बच्चे होते हैं ना क्लासरूम में कई बार कि वो चुप ही नहीं बैठते, टीचर कितना भी बोल ले फिर भी चुप नहीं होते, दूसरों को परेशान करते हैं, तो वो एडीएचडी से ग्रसित होते हैं. सो इसका जो ऑप्शन होगा ए का क्या होगा? ए का होगा सेकंड. ए का सेकंड कहाँ पर है? एक ही ऑप्शन में है. एंड बी का क्या होगा? बी का डिसग्राफिया का क्या होगा? फर्स्ट होगा, है ना. डिसकैलकुलिया का क्या होगा? मैथमेटिकल फोर्थ होगा. और जो डी होगा वो थर्ड होगा. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज टू अवॉइड डिफिकल्टी इन लर्निंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट द टीचर शुड. तो इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड डिफिकल्टी इन लर्निंग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को क्या कर, मतलब जो टीचर्स हैं उनको क्या करना चाहिए हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए? सो रिड्यूस अननेसेसरी नॉइज इन क्लास. यस ऑफ कोर्स, उन्हें रिड्यूस करनी चाहिए, बिल्कुल सही है. स्पीक क्लियरली एंड करेक्टली. यस ऑफ कोर्स, ठीक है. और रिड्यूस द यूज ऑफ ऑडियो एड्स एज मच एज पॉसिबल. ओके, ऑडियो एड्स का यूज करना चाहिए. रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, कि जो स्टूडेंट और टीचर हैं उसको मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम करना चाहिए. ओके, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सही है. तो जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है, सेकंड भी सही है. आप ऑडियो को रिड्यूस कर दोगे, ऑडियो एड्स की, तो बच्चे कैसे सुन पाएंगे? क्योंकि वो तो हियरिंग इम्पेयर्ड है ना, उनको सुनाई कम देता है, तो उनको ऊंचा सुनना पड़ेगा. तो आप रिड्यूस नहीं करोगे, हाई करोगे. और रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट. तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइन ऑफ हियरिंग लॉस एट द इन्फेंट एज. कि जब बच्चा शिशु होता है तब हियरिंग लॉस हो जाए तो कौन सा सही स्टेटमेंट है? टर्निंग टूवर्ड द साउंड, नॉट बीइंग स्टार्टल्ड बाय द लाउड साउंड, नॉट रिकॉग्नाइज देयर पेरेंट्स वॉइसेस. क्या होगा?
अगर बच्चे को हियरिंग लॉस है तो वो क्या वो जो भी साउंड होगी उसके प्रति वो देखेगा उस चीज़ को, जैसे आप कुछ बोल रहे हो तो वो आपको पीछे मुड़ के देखेगा, नहीं देखेगा। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। सो नॉट बीइंग स्टार्टल्ड बाय द लाउड साउंड, की जो ऊंची आवाज़ में जो चीज़ें आ रही हैं उस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज या फिर उस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली उसको हियरिंग लॉस है। तो सेकंड करेक्ट है। नॉट रिकॉग्नाइजिंग देयर पेरेंट्स वॉइस, की जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उसको नहीं पहचान पा रहा है ना, तो वो भी क्या है, वो भी हियरिंग लॉस का एक रीजन है। ओके, तो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो गुड हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग दैट इज कंसिस्टेंट विद थ्योरी एंड प्रीवियस रिसर्च। ऑब्वियसली कि जो एक हाइपोथेसिस है वो एक तरह से अच्छा तर्क विचार करके दे आपको, ऐसा नहीं कुछ भी आपने बना लिया। ओके, जो थ्योरी से और या फिर प्रीवियस रिसर्च से थोड़ी बहुत रिलेटेड। ओके, डिडक्टिव हाइपोथेसिस इज जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। 10th grade biology students who are instructed using interactive media achieve at higher level than those who receive regular instruction only is an example of non directional hypothesis। तो आपको ट्रू बतानी है। Qualitative researchers may develop guiding hypothesis for the proposed research। Okay, what will be the correct answer? Only A and B are correct, B and C and D, या फिर A and D, क्या होगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट ए जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि आपकी जो रिसर्च है वो अच्छी होनी चाहिए, आपने आपकी जो हाइपोथेसिस है वो रिलेटेड टू योर थ्योरी या फिर प्रीवियस रिसर्च से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी अपने मन से बना लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। डिडक्टिव हाइपोथेसिस इज अ जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं, जनरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है ना, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज 10th ग्रेड बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तो 10th ग्रेड बायोलॉजी स्टूडेंट्स हु आर इंस्ट्रक्टेड यूजिंग इंटरैक्टिव मीडिया अचीव इट। सो स्टूडेंट इसमें हायर लेवल बोला हुआ है, तो हायर लेवल नहीं आएगा, क्योंकि हायर लेवल आ गया तो वो इसका मतलब वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ना कि नॉन डायरेक्शनल। तो सी तो गलत हो गया। उसके बाद डी, आपसे दो ही ऑप्शन पूछे हैं, तो ए तो सही है, तो डी तो ऑब्वियसली सही होगा, क्योंकि बी और सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट। क्वालिटेटिव रिसर्चर में डेवलप गाइडिंग हाइपोथेसिस फॉर द प्रपोज रिसर्च, की जो उन्होंने प्रपोज करी रिसर्च उसके लिए गाइडिंग हाइपोथेसिस को तैयार करना पड़ता है क्वालिटेटिव रिसर्चर्स को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द फ्रूडियन साइको एनालिटिक अप्रोच। तो फ्रूड से रिलेटेड जो है, उनकी जो साइको एनालिटिक अप्रोच है उससे रिलेटेड नहीं है। इट रेफर्स टू द रो अनऑर्गेनाइज एंड इनहेरिटेड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सुपर ईगो हैज टू सब पार्ट्स, कंसाइज एंड द ईगो आइडल। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हैव अडेप्टिव वैल्यू। सुपर ईगो हेल्प टू कंट्रोल ईगो इम्पल्सेस। तो क्या होगा, मतलब इसमें पूछा है नोट, तो नोट रिलेटेड कौन सी है। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर दैट इज डी इज द करेक्ट, क्योंकि सुपर ईगो जो है वो आपको ईगो के इम्पल्सेस कंट्रोल करने को हेल्प नहीं करती, बल्कि ईद के जो भी इम्पल्सेस होते हैं, जो आप जिद करते हो चीज़ें, है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं हर चीज़ की जिद करते हैं बेसिकली, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है सुपर ईगो, ना कि ईगो को। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी असेंटेड टू बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज नहीं दी हुई है। ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, रिलीजन, गॉड, सेल्वेशन, या फिर रैशनलिज्म एंड रीजनलिज्म, वसुदेव कुटुंबकम एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो कौन सी चीज नहीं दी गई है वो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से देख करके। ओके, सो स्टूडेंट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस ये दिया हुआ है। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी रिलीजन, गॉड और सेल्वेशन को नहीं माना, क्योंकि वो सेक्युलर कंट्री को मानते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष हमारी जो कंट्री है वो होना चाहिए। रेशनलिज्म और दैट इज रीजनलिज्म को भी नहीं मानते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो थर्ड एंड फोर्थ तो रॉन्ग हो, मतलब थर्ड एंड फोर्थ इसके हिसाब से सही होगा, क्योंकि नोट पूछा है ना, और वसुदेव कुटुंबकम होना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, सबकी सभी लोग परिवार हैं, है ना, सभी लोगों को मिलकर के रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका मतलब क्या है, जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज द विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर टेंड टू स्लो डाउन द प्रोसेस इन एजुकेशन इन इंडिया। ओके, तो कौन सा फैक्टर ऐसा है जो प्रोग्रेस को कम कर सकता है, एजुकेशन की प्रोग्रेस को इंडिया में। हाई इंटरेस्ट रेट ऑन एजुकेशनल लोन्स, रीजनलिज्म, अर्बन वे ऑफ लाइफ, एथनिसिटी, लेस एम्फेसिस ऑन टीचर्स, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन बताने हैं कौन से सही है, और इसमें ये और एक है स्कार्सिटी ऑफ आईसीटी टूल्स इन आईसीटी रिसोर्सेज इन स्कूल्स। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे आपकी जो एजुकेशन की प्रोग्रेस है वो कम हो सकती है। ओके, तो हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन एजुकेशन लोन्स, तो ये तो नहीं है,
इससे ऐसा नहीं इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो कम हो जाएगी, नहीं। रीजनलिज्म बिल्कुल हो सकता है, अर्बन वे ऑफ लाइफ नहीं। एथनिसिटी, एथनिसिटी बिल्कुल ठीक है, हो सकती है, आपकी प्रोग्रेस को कम कर सकती है। लेस एम्फोसिस ऑन टीचर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, यस ऑफ कोर्स। और स्कार्सिटी ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज। तो जो ऑप्शन होंगे वो होंगे दैट इज सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट फोकस मोर ऑन फिजिकल डायमेंशन। तो कौन सा ऐसा फैक्टर जो फिजिकल डायमेंशन पे, फिजिकल एरिया पे ज्यादा फोकस करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? सोचो करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट, कि ग्रोथ जो है वो फिजिकल डायमेंशंस को मेजर करता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका साइज कितना है, उन सब चीज़ों को फोकस करता है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको 5 टाइप्स ऑफ लर्निंग दी हुई है हायरार्किकल अरेंजमेंट में, जो कि रॉबर्ट एम गैग्ने ने दी थी, है ना, कि आपकी जो लर्निंग है वो पहले कैसी होती है, फिर उसके बाद जब आपको चीज़ें समझ में आती है तो फिर आप कैसे लर्न करते हो, फिर उसके बाद तो एक हायरार्की बनाई हुई थी, उस बेसिस पे आपको अरेंज करना है ये। ओके, सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग, रूल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, एसआर लर्निंग। सो क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? आपको हायरार्की के अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, सो स्टूडेंट, जो ऑप्शन होगा, जो पहला जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है, दैट इज द सिग्नल लर्निंग सबसे पहले होती है, फिर उसके बाद एसआर लर्निंग होती है ना। तो मतलब फर्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ कहाँ पे? फर्स्ट और फिफ्थ एक ही ऑप्शन में, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट फिफ्थ। फिर उसके बाद आ जाएगा सेकंड, दैट इज द चेन लर्निंग। फिर उसके बाद आ जाएगा फोर्थ, दैट इज द कॉन्सेप्ट, एंड द लास्ट वन इज द रूल लर्निंग। सो बेसिकली अगर हम बात करें रॉबर्ट एम गैग्ने की, तो इन्होंने कितनी 8 जो लर्निंग आपकी हैं वो दी थी, कि 8 तरह से आप पहले आप सिग्नल लर्निंग करते हो, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद अ कंडीशनल स्टिमुलस, ताकि आप एलिसिट कर सको रिस्पॉन्स को। मतलब आपको जो चीज़ें हैं, जैसे कुत्ते पे हुआ था, डॉग पे हुआ था ना एक्सपेरिमेंट, कि पहले उसको जो न्यूट्रल स्टिमुलस है बेसिकली उससे वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट आप जब कंडीशनिंग कर दोगे कि आप बैल के साथ आप खाना भी प्रेजेंट कर दोगे, तो वो अब क्या करने लगेगा? रिएक्ट करने लगेगा, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज एसआर लर्निंग। तो एसआर दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं? लर्निंग द एक्सपेरिमेंटर waits for the subject to emit a response that approximate the one he wish to establish and then reinforce it. फिर चेन लर्निंग आ जाती है, फिर वर्बल एसोसिएट लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल, एंड द लास्ट वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन शेपिंग बिहेवियर इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो कौन सा प्रिंसिपल जो है वो हेल्प करता है इसमें बिहेवियर को शेप करने में, बदलने में, आकार देने में, स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड जो है? तो प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग द response simple and specific, principle of keeping the response soft and sweet, principle of successive approximation, या फिर principle of reward and punishment। तो what will be the correct answer students? सो स्टूडेंट, इसका आंसर आप मुझे किस में देना? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, ताकि आप फिर हम नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे। ओके, तो कौन सा ऐसा है, जो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो शेप करने में, आकार देने में, बिहेवियर को हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू द स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग? ये आपका होमवर्क रहा, तो आप इसको होमवर्क पे करके लाना। सो स्टूडेंट, इसके बाद हम आ जाते हैं 50 में से कितना स्कोर किया आपने, हाउ मच हैव यू स्कोर्ड आउट ऑफ 50 मार्क्स। सो ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ चीज़ों को समझते रहो, याद करते रहो, नोट्स पढ़ते रहो, है ना, ताकि आपका जो लेक्चरर बनने का सपना है वो कंप्लीट हो सके, पूरा हो सके, है ना। तो हम आपकी जर्नी में बिल्कुल बने रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप कर सकते हो। नो कॉल्स, आप सिर्फ क्या करोगे? ओनली व्हाट्सएप मैसेज करोगे, तो किसी भी तरह की कोई कॉल नहीं हो पाएगी, बस आप मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हो। दैट इज ऑन 8307242545। ओके, इस पे आप अपने नोट्स के लिए भी मैसेज कर सकते हो, जिसको नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।